फोटो रेस्पिरेशन C3 C4 कैम प्लांट्स के वीडियो के बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं a process of light dependent uptake of oxygen and release of CO2 from organic compounds, that is photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं इसमें कि 3 सेल ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में ये तीनों प्रोसेस कैसे संपन्न होते हैं, इसको देखने के लिए अगर आप इस बात को समझ सकते हो, आपको दिखाई दे रहा हो, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए क्या होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि रूबिस्को which normally absorbs CO2 to form PGA और फास्फोग्लिसरेट। आमतौर पे PGA बनता है जब रूबिस को एब्जॉर्ब करता है CO2, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि RUBP ने एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन को, यानी लाइट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन का अमाउंट CO2 से एक्सीड करने लगता है, देन इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। क्योंकि RUBP या रूबिस्को ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है, द ओनली एंजाइम विच कैन एब्जॉर्ब बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 एज वेल। किसका अमाउंट ज़्यादा है ये डिपेंड करता है कि क्या एब्जॉर्ब होगा। अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, और अगर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है तो CO2 एब्जॉर्ब होगी। RUBP absorbs oxygen and forms phosphoglycolate. फास्फोग्लाइकोलेट एक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और बना देगा 2 कार्बन ग्लाइकोलेट। ये जो ग्लाइकोलेट बना क्लोरोप्लास्ट में, इट इज द सबस्ट्रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। यही रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। जब ग्लाइकोलेट बन जाता है तब फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो साइकिल स्टार्ट करने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए ग्लाइकोलेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लाइकोलेट एब्जॉर्ब होता है, ग्लाइकोलेट आता है, आप देख सकते हैं ग्लाइकोलेट मूव कर गया पराक्सीसोम में। पराक्सीसोम में ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन जो थी उसने हाइड्रोजन पराक्साइड बनाया और ये चेंज हो गया ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट बनने के बाद पराक्सीसोम में ही ग्लाइऑक्सिलेट चेंज होता है ग्लाइसिन में। ये ग्लाइसिन जो पराक्सीसोम में बना, ये ट्रांसफर हो जाता है, ये आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लाइसिन से बनता है सीरीन, और जब ग्लाइसिन से सीरीन बनता है तब CO2 रिलीज होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूबिस्को ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर के ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुई CO2। तो जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो और CO2 रिलीज हो तब हम उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और चूंकि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये नॉर्मल डार्क रेस्पिरेशन जो 24 आवर होता है उससे अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और इसी के साथ में इसमें बना, इसी के साथ में तो इस सेरीन, इस समय CO2 और अमोनिया दोनों का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू द प्लांट्स। और यहाँ पर NAD चेंज हो जाता है NADH में। यानी एक पहला फायदा होता हुआ दिखाई दिया आपको कि जब एसिमिलेटरी पावर बनती दिखाई दे रही है आपको, वरना ये प्रोसेस टोटल वेस्टफुल प्रोसेस है। इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन, बनने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब आप देखें, ये ग्लाइसिन से सीरीन बना, ये माइटोकॉन्ड्रियन में बना, सीरीन फिर आ गया पराक्सीसोम में। सीरीन जब पराक्सीसोम में आया तो सीरीन से बन गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से बना तो वो जो NADH वहां बना था, जो एक फायदा होता हुआ हमें दिख रहा था, वो NADH से चेंज हो गया NAD+।
और बन गया ग्लिसरेट, यानी कि हाइड्रोक्सी पायरुवेट ने दोबारा क्या बना दिया, ग्लिसरेट बना दिया। और ये ग्लिसरेट फिर से आ गया क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर इसने एक फॉस्फेट लिया, यानी एटीपी चेंज हुआ एडीपी में, और ग्लिसरेट चेंज हो गया फास्फोग्लिसरेट में या पीजीए में। यहाँ पर आप ये देखिए कि जब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था तो पहला कंपाउंड बनता था 3 कार्बन कंपाउंड पीजीए। वो 3 कार्बन कंपाउंड अब बन गया, अब फिर से C3 साइकिल स्टार्ट होगी और फिर से फूड फॉर्मेशन होगा। तो RUBP जिसको कि ऑक्सीजन CO2 को एब्जॉर्ब करके पीजीए बनाना था, उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और ये पूरी साइकिल हो गई। और इस साइकिल में नुकसान ये हो गया कि CO2 निकल गई बाहर। तो CO2 का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस C3 प्लांट्स। यानी कि द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन रिजेंबल्स एरोबिक रेस्पिरेशन। आप देखें इस समय ऐसा लग रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, बट फोटो रेस्पिरेशन इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड कैटालाइज्ड बाय रूबिस्को। ये बात बताई थी ओटो वारबर्ग ने बताया था दैट O2 इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि CO2 बाहर निकल जाती है फोटो रेस्पिरेशन में। वारबर्ग इफेक्ट said that it is a light dependent release of CO2 due to oxygenase activity of Rubisco. Rubisco is a bifunctional enzyme. It catalyzes both the carboxylation and oxygenation of RUBP. At low CO2 and high CO2 oxygen concentration, Rubisco performs oxygenase activity. अगर CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तब रूबिस्को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। So the oxygenation of RUBP leads to the production of one molecule of 3 PGA and one of 2 phosphoglycolate। यानी अगर रूबिस्को ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया तो पीजीए का एक मॉलिक्यूल बनेगा और एक मॉलिक्यूल बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट का। और अगर RUBP CO2 को एब्जॉर्ब करता तो ये बनाता 2 मॉलिक्यूल पीजीए के। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है रूबिस्को ने तो बनेगा एक मॉलिक्यूल पीजीए का और एक मॉलिक्यूल बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट का, यानी कि एक कार्बन का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को भरपाई होगी इस पूरी साइकिल के द्वारा। So 2-phosphoglycolate produced by oxygenase activity of Rubisco cannot be utilized in the Kelvin cycle। जो phosphoglycolate बना उसको हम केल्विन साइकिल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। The pathway by which 2-phosphoglycolate is further metabolized is described as glyoxylate cycle। फास्फोग्लाइकोलेट का क्या होना है, ये हम ग्लाइकोलेट साइकिल में पढ़ते हैं। इसी को C2 साइकिल कहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलेट इज 2 कार्बन कंपाउंड। द ग्लाइकोलेट पाथवे इन्वॉल्व्स 3 सबसेलुलर कंपार्टमेंट्स, द क्लोरोप्लास्ट, peroxisomes and mitochondria। The key feature of the pathway is the release of CO2 from 2-phosphoglycolate। Release of CO2 in this process decreases the photosynthetic output and limits the plant biomass production। In this pathway, there is no fixation of CO2. Rather, it results in the release of fixed carbon in form of CO2 with the utilization of ATP। Therefore, photorespiration is a wasteful process। तो एक तो ये पता लग गया कि फोटो रेस्पिरेशन एक बेकार प्रोसेस है। इसमें एटीपी खर्च होते हैं, NADPH खर्च होता है, इसमें फूड नहीं बनता, इसमें पीजीए कम बनता है, इसमें CO2 निकल जाती है। और ये C3 प्लांट्स में होता है। इन C3 प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
When oxygen level increases within chloroplast, some oxygen does bind to Rubisco. Due to increased oxygenase activity of Rubisco, photorespiration occurs in C3 plants. In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a CO2 enrichment pathway. इनके C4 साइकिल में एक प्रोसेस होता है, PEP CO2 को लेकर के रूबिस्को को देता है. This is CO2 enrichment pathway that increases the CO2 concentration at the enzyme site. This ensures that the Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. तो ये तो हुई बात कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि ये CO2 रिलीज कर देता है. इसके अलावा एक बात यहाँ पर जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि the factor influencing the enzyme's oxygenase activity most is the temperature. High temperature promotes oxygenation and hence the photorespiration. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी, तो फोटोरेस्पिरेशन होगा, तो CO2 निकलेगी, तो केल्विन साइकिल कम हो जाएगी. Because the solubility of CO2 in water declines more rapidly than that of oxygen as the temperature is increased. Second, the specificity factor of Rubisco also decreases with increasing temperature. तो फोटो रेस्पिरेशन के साथ में प्रॉब्लम यह है कि फोटो रेस्पिरेशन आपको एनर्जी को कम कर देता है. क्यों कम कर देता है? क्योंकि इसमें CO2 बाहर निकल जाती है, और जब CO2 बाहर निकलती है तो ये फोटोसिंथेसिस के अमाउंट को कम कर देती है. अगर इस डायग्राम को आप गौर से देख सकते हो तो ऑपरेशन ऑफ द ग्लाइकोलेट साइकिल इन्वॉल्व्स द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग 3 ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स. Glycolate transported from the chloroplast into the peroxisome are converted to glycine, which in turn is exported to the mitochondria and transformed to serine with the concurrent release of CO2. Serine is transported to the peroxisome and transformed to glycerate. The glycerate is flows to the chloroplast where it is phosphorylated to 3-PGA and incorporated into the Calvin cycle. तो अगर आप इस साइकिल को गौर से देख पा रहे हैं तो इस साइकिल में जो PGA बनना चाहिए था वहां पर बन जाता है फास्फोग्लाइकोलेट. क्यों? क्योंकि रूबिस्को एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, और रूबिस्को को एब्जॉर्ब करना चाहिए CO2, लेकिन रूबिस्को एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के कारण ये बना देता है ग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और जो कि सबस्ट्रेट है फोटोरेस्पिरेशन का. तो अगर आप इस साइकिल को गौर से देखें फोटोरेस्पिरेशन को, तो फोटोरेस्पिरेशन में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये जितनी CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसमें से कुछ अमाउंट CO2 का बाहर निकाल देता है, और CO2 के बाहर निकालने के अमाउंट के निकालने को इसे फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं. ये फोटोरेस्पिरेशन C3 में होता है, इसलिए C3 में फूड कम बनता है. ये C4 में नहीं होता है, इसलिए C4 में ज़्यादा फूड बनता है. ये कैम प्लांट्स में आफ्टरनून में दिखाई देता है. तो ध्यान रखिएगा, कैम प्लांट्स में आफ्टरनून में दिखाई देता है, C4 में नहीं दिखाई देता है, C3 में पूरा दिखाई देता है. तो जहां पर ये कंप्लीट होगा वहां पर फूड का अमाउंट कम बनेगा. तो फोटो रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कहाँ दिखाई देता है? C3 में. तो C3 में फूड कम बनता है. C4 में नहीं दिखाई देता है, तो C4 में फूड ज़्यादा बनता है. कैम प्लांट्स में बहुत कम दिखाई देता है, आफ्टरनून में दिखाई देता है, इसलिए कैम प्लांट्स में भी फूड थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन जाता है क्योंकि वो C4 साइकिल को फॉलो करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो रेस्पिरेशन. तो मुझे उम्मीद है कि फोटो रेस्पिरेशन आपकी समझ में पूरा आया होगा.
कल मिलते हैं किसी अन्य चैप्टर के साथ।